इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट डक्ट आ जाती है विच इज नोन एज कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जो है इसके बारे में ज़हन में रखिएगा कि आमतौर पर एक कलेक्टिंग डक्ट जो है वो तकरीबन 8 नेफ्रॉन्स को 8 नेफ्रॉन्स को कंपेंसेट कर रही होती है। मतलब ये जो आपके सामने पाथवेज बने हुए हैं, यहाँ से जो है वो फ्लूइड आ रहा है और इसी तरीके से यहाँ से फ्लूइड आ रहा है। तकरीबन अगर मैं भूल नहीं रहा तो तकरीबन 8 जो नेफ्रॉन्स हैं उनके लिए एक कलेक्टिंग डक्ट होती है, और जो भी यहाँ पर सब्सटेंस आता है उसको क्या किया जाता है, उसको मजीद थोड़ा सा प्रोसेस इस कलेक्टिंग डक्ट में किया जाता है। याद रखिए अब यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो चेंज हो चुका है। ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ, जरा इस बात पे आपने गौर करना है। मैंने आपको कहा था कि जब प्रॉक्सिमल से निकलता है फिल्ट्रेट और किधर आता है, लूप ऑफ हेनले में आता है, तो इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो आइसोस्मोटिक होती है ब्लड के। वॉल्यूम बेशक कम होता है लेकिन कंसंट्रेशन आइसोस्मोटिक होती है। और इसका एक अंडरस्टूड मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि वाटर की अमाउंट अभी भी बहुत ज्यादा होती है, लिहाजा नीचे आते आते मजीद वाटर को रीअब्सॉर्ब किया जाता है, वापस इसको ऊपर जो है वो ले जाते हुए सोडियम को मजीद रीअब्सॉर्ब किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे आकर हम सोडियम को भी रीअब्सॉर्ब करते हैं, वाटर को भी रीअब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। सो यहाँ आते आते इस जगह तक आते आते नाउ द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट इज चेंज। मतलब कि अब क्या है कि अब ये वाला जो सॉल्यूशन है ये क्या हो चुका है, नाउ द फिल्ट्रेट हैज गॉन हाइपरटोनिक। इतनी रीअब्सॉर्प्शन के बाद जो फिल्ट्रेट होता है वो खासी हद तक हाइपरटोनिक हो चुका होता है, ठीक है। उसके बाद अब देखा जाता है कि कलेक्टिंग डक्ट में कि अब मजीद इसमें से वाटर को रिमूव करने की गुंजाइश है या नहीं है। इसके लिए आप आएंगे इस डायग्राम के ऊपर, देखिए ये देखिएगा यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट वो पोर्शन है जहां से वाटर को इनटेक किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जाता, ठीक है। यहाँ पर वाटर की रीअब्सॉर्प्शन क्या हो जाती है, सिलेक्टिव। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये सिलेक्शन कौन करता है, ये सिलेक्शन करता है हाइपोथैलेमस। किस हार्मोन के जरिए, एडीएच के जरिए। यहाँ पर आप जो है वो कहते हैं कि वाटर, अगर तो वाटर जो है वो ज्यादा है, इस फ्लूइड में वाटर ज्यादा आ रहा है और बॉडी में वाटर कम है, जो बॉडी है उसके अंदर जो वाटर की अमाउंट है, बॉडी हाइपरटोनिक हुई भी है और यहाँ पर वाटर लॉस होने का ज्यादा अंदेशा है, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाता है कि यहाँ से मजीद वाटर की इनटेक की जाती है, बट अंडर द एक्शन ऑफ एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के जरिए। इसी तरीके से अगर सोडियम की अमाउंट बॉडी में कम है, अगर ब्लड में सोडियम की अमाउंट लेस है, तो फिर इसी डक्ट में एक और हार्मोन आकर एक्ट करता है, दैट इज नोन एज एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन इसी डक्ट में। याद रखिएगा एल्डोस्टेरोन के एक्शन के 2 पॉइंट्स हैं। मैं अब आप लोगों को एक बात बहुत क्लियर कर दूं, अगर आप लोगों के जहनों में इस हवाले से कोई डाउट है। एल्डोस्टेरोन के एक्शन के 2 पॉइंट्स हो सकते हैं। ये जो डक्ट है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ पर भी एल्डोस्टेरोन एक्ट करता है और कलेक्टिंग डक्ट में भी एल्डोस्टेरोन एक्ट करता है। और यहाँ से अगर तो ब्लड का सोडियम लेवल कम होगा तो फिर एल्डोस्टेरोन एक्ट करके यहाँ से एक्टिवली सोडियम की अपटेक करवाएगा, यहाँ से एक्टिवली सोडियम की अपटेक करवाएगा। आपको एक बात तो पता लग चुकी है कि यहाँ से सोडियम की एक्टिव अपटेक कैसे होती है। ऐसा हो सकता है कि आप पोटेशियम को यूज करें और सोडियम को इनटेक कर लें। अब जरा जो मैं आपको सिचुएशन देने लगा हूं इस पे गौर कीजिएगा। फर्ज करें आपकी बॉडी में पोटेशियम इनफ है। इनफ से क्या मुराद है कि उस पोटेशियम को आप सिक्रीट नहीं कर सकते, लेकिन सोडियम कम हुआ है। अब सिचुएशन क्या है, अब आप पोटेशियम दे नहीं सकते। जब तक आप पोटेशियम नहीं देंगे तब तक आप सोडियम को भी नहीं लेकर आ सकते। और सोडियम का मसला क्या है, सोडियम जो है वो बॉडी में कम हुआ है। अब जब आप पोटेशियम को सोडियम के बदले यूरिन के हवाले नहीं कर सकते, तो फिर आप किसको यूज करते हैं सोडियम रीअब्सॉर्ब करने के लिए, एल्डोस्टेरोन को। तो हम आगे चलते हैं, जो इन हार्मोन्स के एक्शन है उसी के जरिए जो है वो हम ये बात समझते हैं। ये सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पर एक फीडबैक मैकेनिज्म आपको इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। इस फीडबैक मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं।
फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? फीडबैक मैकेनिज्म फॉर वाटर कंसंट्रेशन इनसाइड द बॉडी। वाटर कंसंट्रेशन का फीडबैक मैकेनिज्म क्या है कि हमारे जो हाइपोथैलेमस होता है उसमें कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, ऑस्मोटिक रिसेप्टर्स। ये ऑस्मोटिक रिसेप्टर्स जो हैं ये ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ऑस्मोलैरिटी क्या है? ऑस्मोलैरिटी है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। अगर ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है, इसका क्या मतलब है कि वाटर रिड्यूस हुआ हुआ है। मतलब ऑस्मोलैरिटी का ऑब्वियस मतलब ये है कि सोल्यूट बढ़ा हुआ है तो उसके ऑपोजिट में जो सॉल्वेंट है वो कम हुआ हुआ है। अब हाइपोथैलेमस दो काम करता है, एक तो प्यास लगती है, दूसरा एडीएच रिलीज करता है, और ये एडीएच डायरेक्ट जाके एक्ट करता है एट द साइट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, और वहां से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है, और उसी के साथ ही फौरन बॉडी का ऑस्मोटिक लेवल मेंटेन हो जाता है। तो यहाँ पर शट डाउन कर दिया जाता है इस मैकेनिज्म को। मैंने आपको कहा था इनिशियल स्टिमुलस के ऑपोजिट रिएक्शन क्या कहलाता है? इनिशियल स्टिमुलस का ऑपोजिट रिएक्शन नेगेटिव फीडबैक कहलाता है। तो इनिशियल स्टिमुलस क्या है? ब्लड ऑस्मोलैरिटी यानी सोल्यूट इंक्रीज हो गया है, और हाइपोथैलेमस ने उसके उलट एक्ट किया है। उसने क्या किया है? उसने ऑस्मोटिक लेवल को रिड्यूस करने की कोशिश की है। तो इनिशियल स्टिमुलस के ऑपोजिट रिस्पांस को आप नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। तो यहाँ पर हाइपोथैलेमस का ये रोल होता है। देखिए, एक तो हाइपोथैलेमस ने क्या काम कर दिया? आपको प्यास लगवा दी, थर्स्ट स्टार्ट हो गई। दूसरा काम जो हाइपोथैलेमस करता है वो है अब ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये फिनोमेना अब हम जो है वो यहां से देखते हैं। देखिए, ये जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है ये आ रहा है कहां से? अभी अभी आपने क्या देखा कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन इज कमिंग फ्रॉम हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस से तशरीफ ला रहे हैं, और हाइपोथैलेमस से आकर ये स्पेशल किस्म के रिसेप्टर पर अटैच हो जाएगा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। यहां से स्टार्ट होगा एक कास्केड ऑफ रिएक्शन। ये कास्केड मतलब होता है तसलसल। कास्केड ऑफ रिएक्शन स्टार्ट होगा, और ये कास्केड ऑफ रिएक्शन क्या करेगा? बहुत इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन अब आपके जो है वो इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। जब ये हाइपोथैलेमस से एडीएच आएगा, ये कास्केड स्टार्ट होगा, तो इस कास्केड की वजह से गोल्जी से निकली हुई स्पेशल वेसिकल जिनके ऊपर वाटर चैनल्स मौजूद होंगे। वाटर चैनल्स कौन से होते हैं? एक्वापोरिन्स। जब एडीएच इस कास्केड को जो है वो कंटिन्यू करवाएगा, तो ये जो स्पेशल वेसिकल्स मौजूद हैं, ये जो स्पेशल वेसिकल्स मौजूद हैं, ये वेसिकल जाकर अटैच हो जाएंगे किससे? ये वेसिकल जाकर अटैच हो जाएंगे मेम्ब्रेन से। ये देखिए, इस सेल पर गौर करें, इस वाले सेल की बात कर रहा हूं। इस सेल में यहां से यहां तक अभी तक कोई भी एक्वापोरिन नहीं है, और मैंने अभी आपको क्या बताया कि यहां पर आपने किसको रीअब्सॉर्ब करना है? वाटर को। इधर देखिए, फॉर एग्जांपल ये साइड है कौन सी? ल्यूमिन की। किसके ल्यूमिन की साइट है? ये साइट है कलेक्टिंग डक्ट की। ठीक है, यहां पर जो है वो कलेक्टिंग डक्ट मौजूद है। कलेक्टिंग डक्ट के ल्यूमिन का क्या मतलब है कि ये वाली जो साइड है, जितनी साइड है, ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर का एरिया है। ठीक है, अब आप क्या करना चाह रहे हैं? आप चाह रहे हैं कि जो कलेक्टिंग डक्ट में वाटर है उसकी इनटेक की जाए, उसको रीअब्सॉर्ब किया जाए। वाटर की रीअब्सॉर्प्शन जहां पर करवानी है, वहां पर सेल की मेम्ब्रेन में कौन सा चैनल होना जरूरी है? एक्वापोरिन होना जरूरी है। एडीएच क्या करेगा? इन वेसिकल्स को स्टिमुलेट करेगा, और ये वेसिकल आकर बिल्कुल जैसे एक्सोसाइटोसिस नहीं होती है लिखी हुई एक्सोसाइटोसिस, उसी तरह ये वेसिकल आकर मेम्ब्रेन के साथ डिफ्यूज हो जाए, मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगी। जब ये वेसिकल आकर मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगी, तो ये देखिए, ये चैनल मेम्ब्रेन में आ गया, ये चैनल मेम्ब्रेन में आ गया, ये चैनल्स मेम्ब्रेन में आ गए। इसका क्या मतलब है? ये वो वेसिकल है जिसके पास जो चैनल्स हैं वो मौजूद हैं। जब ये वेसिकल आकर फ्यूज होगी, तो ये मेम्ब्रेन में नंबर ऑफ एक्वापोरिन्स को बढ़ा देगी। नंबर ऑफ एक्वापोरिन्स जब बढ़ जाएंगे,
तो इसका क्या मतलब है, वाटर की इनटेक स्टार्ट होगी, वाटर एंटर होगा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ एक्वापोरिन्स उतना ज्यादा वाटर। जैसे ही एक्वापोरिन यानी वाटर चैनल ओपन होगा, वाटर डिफ्यूज इन करेगा और कहां आ जाएगा, ये कौन सा एरिया है, ये इंटरस्टिशियम, ये किडनी इंटरस्टिशियम। तो गौर कीजिए, ये डायग्राम आपको इन्होंने यहां पर शो की हुई है, ये वाली डायग्राम, इसमें हर जगह पर क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ब्लू टिक जो है वो आपको क्या बता रहा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे है कि अगर एडीएच आ जाता है तो एडीएच आकर एक कास्केड के जरिए मेम्ब्रेन चैनल्स को इंक्रीज कर रहा है, और मेम्ब्रेन चैनल इंक्रीज होने से वाटर इनटेक हो रही है। ठीक है, वाटर डिफ्यूज इन क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आते जाते हैं, जैसे जैसे आप डाउनवर्ड आते हैं, क्या बढ़ता जाता है मेड्यूला में, यूरिया, यूरिया की अमाउंट बढ़ती जाती है। जब यूरिया की अमाउंट इंक्रीज होती जाएगी तो इसका मतलब है इंटरस्टिशियम में सोल्यूट इंक्रीज हो रहा है। सोल्यूट इंक्रीज होने का मतलब यह है कि अगर इधर एक्वापोरिन्स अवेलेबल होंगे तो सोल्यूट को नलिफाई करने के लिए कौन एंटर होगा, वाटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप मेड्यूला में नीचे की तरफ आते जाएंगे, सोल्यूट भी ज्यादा होगा, और साथ के साथ अगर आपने एक्वापोरिन्स इंक्रीज कर दिए तो वाटर भी साथ के साथ एंटर होगा। अच्छा, ये तो एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या हो गई कि अगर वाटर एंटर हो गया, अगर वाटर एंटर हो गया तो ये तो मेड्यूला डाइल्यूट हो जाएगा। उसकी डाइल्यूशन से बचने के लिए क्या होता है, इतना रीजन जो कलेक्टिंग डक्ट का होता है, इसका फीचर सुनिएगा, इतना रीजन जो होता है, इट इज परमिएबल टू यूरिया। ये जो रीजन मैंने आप लोगों को यहां मार्क करवाया, मैं दोबारा जो है वो मार्क कर देता हूं, इतना रीजन ये यूरिया से परमिएबल है, विच मींस के वाटर जाएगा तो उसके साथ साथ यूरिया की इनटेक भी होगी। ठीक है, ये यूरिया जो है ये मेड्यूला में जाएगा, और यूरिया मेड्यूला में जाकर जो मेंटेनेंस है मेड्यूला का, जो सोल्यूट लेवल है उसको मेंटेन करेगा। और मेड्यूला का मैक्सिमम सोल्यूट लेवल कौन सा है, सोल्यूट अमाउंट कौन सी है, ये देखिए, ये मेड्यूला की मैक्सिमम सोल्यूट अमाउंट है 1200 मिलियोस्मॉल। मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन का जो यूरिन होता है वो मैक्सिमम कंसंट्रेटेड कितना होता है, 1200 मिलियोस्मॉल। ठीक है, सो मेड्यूला का जो इनर मेड्यूला का सबसे डीप पार्ट है वो 1200 मिलियोस्मॉल होता है। उसकी वजह क्या है कि जो कलेक्टिंग डक्ट का लास्ट पार्ट होता है वो यूरिया से परमिएबल होता है, और यूरिया जब रिलीज होता है तो वो इस जगह के ऑस्मोटिक लेवल बढ़ा देता है, विच मींस कि जो मिलियोस्मॉल्स में है 1200 जो है इसकी अमाउंट हो जाती है। सो सवाल ये है कि अगर वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है तो आपने तो एक्वापोरिन्स बढ़ाए हुए हैं, अब चाहे नेक्स्ट टाइम आपके ब्लड का ऑस्मोटिक लेवल कम हो, ज्यादा हो, मेंटेन्ड हो, मेम्ब्रेन चैनल्स तो बढ़ गए। अब अगर मेम्ब्रेन चैनल्स बढ़ गए हैं तो क्या हर दफा वाटर इनटेक नहीं शुरू हो जाएगी? जब एडीएच ब्लड से खत्म हो जाता है तो इन एक्वापोरिन्स को एंडोसाइटोसिस के जरिए यहां से रिमूव कर दिया जाता है, और जब इनको रिमूव किया जाता है तो आपको पता है एक्वापोरिन्स जब रिमूव हो जाएंगे तो वाटर चैनल्स खत्म हो गए और वाटर मजीद अपटेक नहीं किया जाता।